हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे पॉलिटिकल साइंस आपका माइनर पेपर में हो या फिर मेजर पेपर में, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम 15 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र का वर्णन करें। यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किस तरीके से बनी है और उसका अधिकार क्षेत्र क्या-क्या है, इसको वर्णन करना है। तो हर बार की तरह हम आंसर को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंक्लूजन के साथ। फिर हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, यानी सर्वोच्च न्यायालय बना कैसे है। उसके बाद हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र। उसके बाद हम आंसर को एंड करेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के साथ। तो चलिए विदाउट डिले हम परिचय को देखते हैं कि परिचय में आपको लिखना क्या है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण अदालत है। इसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत है। इसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ये सबसे ऊंची अदालत होती है, जहां बड़े मामलों का फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन भारत का संविधान लागू भी हुआ था और उसी दिन से सुप्रीम कोर्ट ने काम शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य काम संविधान की रक्षा करना और लोगों को न्याय देना है। यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये संविधान की रक्षा करता है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है। इसका मतलब ये है कि ये देखता है कि देश के नियम सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं, और ये लोगों को न्याय भी देता है। ये भारत की सबसे ऊंची अदालत होती है। इसके फैसले सभी अन्य अदालतों को मानने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है और देश में न्याय व्यवस्था को बनाए रखता है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अदालत होती है। इसके फैसले सारे छोटी अदालतों को मानने पड़ते हैं, और क्योंकि इसके जो फैसले होते हैं ना, ये अंतिम होते हैं। जैसे अगर आप उच्च न्यायालय में जाते हैं और वहां आपको जो कुछ भी फैसला सुनाया जाता है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन फिर अगर सुप्रीम कोर्ट भी आपको वही चीज बोले, तो फिर वो आपको मानना पड़ता है। आप फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है भारत की। सुप्रीम कोर्ट लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, और अगर किसी की भी अधिकार को छीना जाता है, फिर मतलब कोई भी अगर किसी के अधिकार को छीनता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी मदद करता है। ये देश में न्याय व्यवस्था को भी बनाए रखता है। अब हम समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, यानी सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट बना कैसे है। सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्हें हम सीजेआई भी कहते हैं, और अन्य न्यायाधीश होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसे सीजेआई कहते हैं, और इनके साथ कुछ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं जो फैसले लेने में हेल्प करते हैं। मुख्य न्यायाधीश अदालत के प्रमुख होते हैं और अदालत के काम का संचालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। शुरुआत में संविधान में केवल एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था। इसका मतलब मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज होते हैं। वही अदालत के काम को संभालते हैं और सुनवाई का नेतृत्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी राष्ट्रपति ही उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं। जब संविधान बना था ना, तब सुप्रीम कोर्ट में केवल एक मुख्य न्यायाधीश और 7 जज थे। लेकिन अब काम बढ़ने के कारण समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि काम जल्दी हो सके। और आज सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तो होता ही है, और ज्यादा से ज्यादा 33 अन्य जज हो सकते हैं। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन अब मैक्सिमम 33 हो सकते हैं। अब हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होती है। मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे हर व्यक्ति जज नहीं बन सकता, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहले तो अगर आपको भारत का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है, तो आपको भारत का नागरिक होना होगा। मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं।
और वो व्यक्ति कम से कम 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया होना चाहिए या फिर कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील के रूप में काम किया होना चाहिए। मतलब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना होगा। उसके बाद फिर आपको हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में काम करना होगा या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में काम करना होगा। या फिर वैसा व्यक्ति जो कानून का बहुत बड़ा जानकार हो, जिसे राष्ट्रपति योग्य समझे, वो बन सकता है। अब हम समझते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल, यानी जितने भी जज होते हैं, जितने भी न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। चाहे अगर वो चाहे ना तो उससे पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, यानी वो 65 साल की उम्र से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। अगर किसी न्यायाधीश पर गंभीर आरोप साबित हो जाए, तो संसद की विशेष प्रक्रिया के द्वारा उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। मतलब अगर किसी जज पर कोई बड़ा आरोप लगता है, तो संसद एक खास प्रक्रिया के द्वारा उस जज को हटा भी सकती है। और आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में है। अब हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, यानी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अधिकार क्षेत्र का मतलब होता है कि अदालत कौन कौन से मामलों की सुनवाई कर सकती है और उनका फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकार के अधिकार क्षेत्र होते हैं, यानी वो अलग अलग प्रकार के मामलों को सुन सकता है, जिसमें पहला है मूल अधिकार क्षेत्र। मूल अधिकार क्षेत्र का मतलब है कि कुछ मामलों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है और ऐसे मामलों में पहले किसी दूसरी अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वैसे मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है। और आमतौर पर ये मामले केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद या दो राज्यों के बीच विवाद से जुड़े होते हैं। यानी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किसी तरह का विवाद हो जाए या फिर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच विवाद हो जाए, तो वो केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनवाई करके फैसला देती है। दूसरा है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। मतलब सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अपील अदालत होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट के फैसलों से संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति है जिसको हाई कोर्ट के फैसले से संतोष नहीं होता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामलों की अपील सुनता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट नागरिक मामलों, अपराध मामलों और संविधान से जुड़े मामलों की अपील सुनता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है और उसे मानना ही पड़ता है। थर्ड है परामर्श अधिकार क्षेत्र। तो भारत के राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति किसी भी बड़े कानूनी या संविधान से जुड़े सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांग सकते हैं और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस विषय का अध्ययन करके अपनी राय देते हैं। यानी ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस विषय को अच्छे से समझता है और फिर अपनी राय भी देता है। हालांकि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी सलाह दे राष्ट्रपति उसे माने ही। अगर राष्ट्रपति को सही लगेगा तो वो मान सकता है और नहीं लगेगा तो नहीं भी मान सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उसे मानना ही पड़ेगा। तो वो चाहे तो उसे मान सकता है और नहीं तो नहीं भी मान सकता है। इसके बाद है रिट अधिकार क्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना जाता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में रिट यानी विशेष आदेश जारी कर सकता है। और इस कारण सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर किसी का भी अधिकार छीना जाता है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट मतलब होता है कि कुछ विशेष आदेश को जारी करता है, जिसे हम लोग रिट कहते हैं। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। इसके बाद पांचवा है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि वो कानूनों की जांच कर सके। मतलब सुप्रीम कोर्ट संसद और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच कर सकता है
और अगर कोई भी कानून संविधान के खिलाफ होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है और इससे संविधान सुरक्षित रहता है, संविधान की रक्षा होती है। अब हम समझते हैं निष्कर्ष यानी कंक्लूजन को। तो अंत में कहा जा सकता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की न्याय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसकी संरचना ये सुनिश्चित करती है कि अनुभवी न्यायाधीश महत्वपूर्ण मामलों का फैसला करें और अपने विभिन्न अधिकार क्षेत्रों जैसे मूल, अपीलीय, परामर्श और रिट अधिकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट लोगों को न्याय देता है और संविधान की रक्षा करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारत की न्याय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी संरचना ऐसी है कि अनुभवी जज बड़े मामलों का फैसला करते हैं और अपने अलग-अलग अधिकारों जैसे मूल, अपील, सलाह और रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट लोगों को न्याय देता है और संविधान की रक्षा करता है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट भारत में कानून और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो गाइस इसी के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।